वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड यू आर वाचिंग द प्लेलिस्ट ऑफ लिपनकॉर्ट्स फार्माकोलॉजी। तो फार्माकोलॉजी में हम जो है वो फार्माकोकाइनेटिक्स का चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। उसकी 4 फेजेस की हमने जो है वो बात की थी कि हमारे पास जो है वो अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। ठीक है, तो इस पे हमारे पास जो है वो अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और मेटाबॉलिज्म की जो है वो सेपरेट वीडियोस हैं जो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं। आज हम बात करेंगे एक्सक्रीशन पे या फिर एलिमिनेशन पे, या फिर उसको हम जो है वो ड्रग क्लियरेंस बाय द किडनीज जो है वो, ये हमारे पास आज का टॉपिक है जो कि फार्माकोकाइनेटिक्स की लास्ट फेज है। ठीक है, और ये हमारा जो है वो फार्माकोकाइनेटिक्स का लास्ट पोर्शन होगा। इसके बाद हम जो है वो फार्माकोडायनामिक्स की तरफ मूव करेंगे। तो एक्सक्रीशन के लिए हमने जो है वो ड्रग की पहले बात की कि हमारे पास जो है वो ड्रग की अब्जॉर्प्शन हो। अब्जॉर्प्शन हमने बात की कि क्या होती है कि साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से लेके सिस्टेमिक सर्कुलेशन तक ड्रग का पहुंचना, ब्लड का जो है वो पार्ट बन जाना किसी भी ड्रग का। ठीक है, तो वो हमारे पास अब्जॉर्प्शन थी। फिर उसके बाद हमने डिस्ट्रीब्यूशन देखी कि उस ब्लड में से जो है वो ड्रग निकल के डिफरेंट सेल्स तक, टिश्यूज तक जो है वो जा रही है, उसको हम कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किसी भी ड्रग का कैसे होगा, वो चीज़ें हमने देखी। फिर उसके बाद हमने कहा कि अब ड्रग ने जो है वो अपना काम कर लिया है, तो ड्रग को जो है वो मेटाबोलाइज करवाना या इसको जो है वो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना जो है वो ज्यादा जरूरी है, ताकि इसको बॉडी से जो है वो एक्सक्रीट आउट किया जा सके। तो पोलर फॉर्म का क्या मतलब है कि इसके ऊपर जो है वो कोई ना कोई चार्ज लगाया जा सके, और वो चार्ज जो है वो पॉजिटिव, नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, जो हम ऑक्सीडेशन, रिडक्शन या फिर इवन जो है वो फेज 2 कॉन्जुगेशन रिएक्शन के थ्रू जो है वो मेटाबॉलिज्म में लगाते हैं। ठीक है, तो इसकी डिटेल जो है वो मेटाबॉलिज्म हमने लास्ट वीडियो में देखी थी। अब आज के डिटेल में हम जो है वो देखेंगे कि आज के लेक्चर में हम जो देखेंगे वो है हमारे पास एलिमिनेशन या फिर एक्सक्रीशन। अब हमें पता है कि जैसे हमने कहा कि मेटाबॉलिज्म जो है वो मेजरली कहाँ पे होता है, लीवर में होता है, तो इसी तरह से जो एक्सक्रीशन है ड्रग की या एलिमिनेशन है वो मेजरली किडनीज के थ्रू जो है वो हो रही है, या उसमें जो है वो मेजरली किडनीज इन्वॉल्व हैं जो एक्सक्रीशन के लिए, ड्रग क्लियरेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। Drugs must be sufficiently polar to be eliminated from the body। ठीक है, तो ये वही बात कि हमने जो है वो मेटाबॉलिज्म करवाया, और मेटाबॉलिज्म करवाने का जो है वो हमारा सबसे पहली रिक्विजिशन क्या थी कि हमने ड्रग को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ड्रग जो है वो नॉन पोलर फॉर्म में होती है, अनआयोनाइज्ड फॉर्म में होती है। तो हमने उसको आयंस में कन्वर्ट करना है, आयोनाइज्ड फॉर्म में, उसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज जो है वो इंड्यूस करवाना है। ठीक है, उसके लिए हम जो है वो ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन करवाते हैं फेज 1 में। और फिर जो है वो अगर फेज 1 के बाद ड्रग अच्छी तरह पोलर में कन्वर्ट नहीं होती, तो उसको जो है वो मेटाबॉलिज्म के फेज 2 से गुजारा जाता है, और अल्टीमेटली उसको जो है वो एलिमिनेशन के लिए या एक्सक्रीशन के लिए जो है वो रेडी किया जाता है। रिमूवल ऑफ ड्रग्स फ्रॉम द बॉडी अकर्स विया नंबर ऑफ रूट्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट या फिर दो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो एलिमिनेशन कहाँ से है, किडनीज के थ्रू इन द यूरिन। तो यूरिन हमने कहा कि हमारे पास जो है वो हाइड्रिक फॉर्म में होता है, हाइड्रोफिलिक। अगर हमारी ड्रग हो जाएगी, जैसे कि हम मेटाबॉलिज्म करवाने के बाद अपनी ड्रग को इसमें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और पोलर फॉर्म जो है वो हाइड्रोफिलिक होती है, तो हाइड्रोफिलिक जो ड्रग है वो यूरिन में अच्छे से मिक्स हो गए तो अल्टीमेटली जो है वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। और ये मेजर एक्सक्रीशन या मेजर एलिमिनेशन जो है वो किडनीज के थ्रू हो रही है। पेशेंट्स विद रीनल डिसफंक्शन में बी अनएबल टू एक्सक्रीट ड्रग्स एंड आर एट रिस्क ऑफ ड्रग एक्यूमुलेशन एंड एडवर्स इफेक्ट्स। ठीक है, तो जिन पेशेंट्स में जो है वो किडनीज कंप्रोमाइज्ड हैं, ठीक है, वो किसी भी तरह से कंप्रोमाइज हो सकते हैं, उसमें जो है वो कोई एक्यूट रीनल इंजरी हो सकती है, क्रोनिक रीनल इंजरी हो सकती है, उसमें जो है वो ब्लड सप्लाई रीनल की तरफ ठीक से नहीं जा रही, और उसमें जो है वो ब्लड फिल्ट्रेशन ठीक से नहीं हो रही, क्योंकि उसमें जो है वो नेफ्रॉन्स की कोई इन्फेक्शन है, नेफ्राइटिस का जो है वो कोई इशू है, या फिर इस तरह से जो है वो लूपा फैनले वगैरह में कोई इशू है। तो अल्टीमेटली किडनी को जो है वो किसी भी किस्म का अगर डैमेज होगा, उसका कोई एक पोर्शन भी ठीक से काम नहीं कर रहा होगा, तो अल्टीमेटली हमारी जो ड्रग है वो ठीक से एक्सक्रीट नहीं हो पाएगी। तो जब उसकी एक्सक्रीशन नहीं होगी तो वो बॉडी में ज़्यादा देर के लिए एक्यूमुलेट रहेगी, ड्रग की हाफ लाइफ ज़्यादा हो जाएगी, और उसकी वजह से जो है वो टॉक्सिसिटी होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि हम जो है वो अपने टाइम के अकॉर्डिंगली नेक्स्ट डोज दे देंगे तो बॉडी में जो है वो ड्रग एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगी। तो उसको जो है वो एक्सक्रीट आउट होने के लिए हमारी किडनीज जो है वो इंटैक्ट फॉर्म में चाहिए, और हमें जो है वो अपनी डोजिंग को फोकस रखना चाहिए कि हम जो है वो अगर किसी पेशेंट में किडनीज कंप्रोमाइज है तो उसकी डोजिंग को जो है वो कैसे मैनेज कर सकते हैं। रीनल एलिमिनेशन ऑफ अ ड्रग, तो उसमें हमारे पास जो है वो डिफरेंट क्या आ जाएंगी, चीज़ें आ जाएंगी कि हम जो है वो अब यहाँ पे आपको डिफरेंट चीज़ें मिलेंगी। सबसे पहला फेज हमारे पास है नंबर 1 पे फिल्ट्रेशन, कि हमारी जो ड्रग है वो फिल्ट्रेशन हो के ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट का पार्ट बनेगी। लेट्स सपोज हमारे पास जो है वो यहाँ पे ब्लड वेसल आ रही है, ब्लड वेसल से जो है वो मैक्सिमम ब्लड निकल के फिल्ट्रेट हो गए, तो हमारी जो है वो फिल्ट्रेशन का पार्ट बन गया, और अल्टीमेटली ब्लड वेसल्स जो हैं वो निकल गई। और यहाँ से ब्लड वेसल जब निकलेंगी तो वो ब्लड वेसल जो हैं उनमें कुछ जो है वो ब्लड सपोज यहाँ से जो है वो ड्रग
डिस्ट्रीब्यूट हो गए, तो हमारी जो है वो ब्लड वेसल्स आगे निकल गई, ठीक है, नेफ्रॉन के साथ साथ मूव कर गई। तो यहाँ पे जितनी फिल्ट्रेशन होनी थी वो हो गई। लेकिन क्या है कि हमारी फिल्ट्रेशन होने के बाद कुछ ड्रग जो है वो अभी भी ब्लड वेसल्स में मौजूद है जो वापस जा रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास फेज 1 जो है वो क्या आ गया, फिल्ट्रेशन का। फेज 2 हमारे पास क्या है, एक्टिव सिक्रीशन ऑफ ड्रग, ठीक है, एक्टिव सिक्रीशन ऑफ ड्रग। अब यहाँ पे फेज 2 में हमें जो है वो एक चीज देखने को मिल रही है, वो है सिक्रीशन, ठीक है। इसके बारे में हम देखेंगे ये क्या है। देन जो है वो नंबर 3 पे हमें क्या मिल रहा है, पैसिव रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन ड्रग की वो हम देखेंगे कि हमारे पास जो है वो रीअब्जॉर्प्शन क्या है। देन जो है वो एक्सक्रीशन या फिर यूरिन का जो पास आउट होना है बॉडी से, उसके साथ ड्रग भी जो है वो पास आउट हो जाती है। जो कलेक्टिंग डक्ट है वहां पे सारा यूरिन जो है वो कलेक्ट होगा, और अल्टीमेटली नंबर 4 पे हमारे पास क्या है, एक्सक्रीशन फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो एक्सक्रीशन हो जाएगी। तो इन चीज़ों को जो है वो आपने डिफरेंशिएट करना है, इनका डिफरेंस जो है वो आपने अच्छे से समझना है। तो उसके लिए हमारे पास जो है वो सबसे पहले हमने देखा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस, ठीक है। जितना वो जो है वो ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा उतना जो है वो हमारी ड्रग अच्छे से फिल्ट्रेट करेगी। फिल्ट्रेशन हो के तो वो जो है वो उसका हमारे जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट है उसका पार्ट बनेगी और आगे जो है वो मूव करेगी। और नंबर 2 पे हमारे पास जो है वो क्या है, एक्टिव सिक्रीशन ऑफ ड्रग्स। और नंबर 3 पे जो है वो पैसिव रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। और उसमें हम जो है वो पैसिव रीअब्जॉर्प्शन के बाद नंबर 4 पे एलिमिनेशन, ठीक है। नंबर वाइज जो है वो 1 2 और 3 की हम डिटेल अभी देखते हैं, तो हमारे पास जो है वो इसको चीज़ें समझने में ज़्यादा आसानी हो जाएगी आपके लिए। सबसे पहले ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, ठीक है, कि इसको फिल्ट्रेशन जो है वो ये क्या होती है और इसको जो है वो कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट कर सकते हैं। ड्रग्स एंटर द किडनी थ्रू रीनल आर्टरीज, ठीक है। रीनल आर्टरीज जो हमारे किडनीज को या नेफ्रॉन को जो है वो ब्लड सप्लाई करती हैं, उन आर्टरीज के थ्रू जो है वो ड्रग रीनल आर्टरीज के थ्रू जो है वो किडनीज में एंटर होगा। ग्लोमेरुलस कैपिलरी एपिलेक्सिस जो है वो वहाँ पे बना होता है, जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट के दरमियान जब इनके ब्लड आता है तो अल्टीमेटली ये ब्लड जो है वो यहाँ से फिल्टर आउट होके तो हमारी जो है वो नेफ्रॉन में चला जाएगा। फ्री ड्रग नॉट बाउंड टू एल्ब्यूमिन, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो आपको एक छोटा सा कंसेप्ट समझने की जरूरत है कि हमारे पास जो है वो ड्रग प्लस एल्ब्यूमिन जो है वो कॉम्बिनेशन बना के तो ब्लड के अंदर जो है वो रिजाइड करती हैं, और कुछ ड्रग जो है वो फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट करती है जो हमें कोई भी फंक्शन दे रही होती है। लेकिन अगर हम बात करें ड्रग प्लस एल्ब्यूमिन कॉम्बिनेशन की, तो ये जो है वो साइज बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। लेट्स सपोज ड्रग है और साथ उसके एल्ब्यूमिन अटैच है, तो उनका जो है वो साइज बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो साइज जितना बड़ा होगा उतना उनको जो है वो फिल्टर अपने आप को करने में ज़्यादा मुश्किल होगी। तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन के पॉइंट पे जो हमारे पास ग्लोमेरुलस कैपिलरी प्लेक्सिस है, उस पॉइंट पे हमारे पास जो है वो ये जो ड्रग है जो फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट करती होगी, जो एल्ब्यूमिन के साथ अटैच नहीं होगी, सिर्फ वो ड्रग जो है वो कैपिलरी से फ्लो करेगी और अल्टीमेटली बोम एंड स्पेस में आ जाएगी, ठीक है। तो एल्ब्यूमिन जो है वो यहाँ पे एक लिमिटिंग फैक्टर है। जितना एल्ब्यूमिन जो है वो ड्रग के साथ ज़्यादा अटैच होगा, या जितनी ड्रग जो है वो एल्ब्यूमिन प्रोटीन के साथ ज़्यादा अटैच होगी, उतनी ज़्यादा जो है वो फिल्ट्रेशन कम होती चली जाएगी। देन हमारे पास द ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट इज नॉर्मली अबाउट 125 ml पर मिनट विच बट may diminish significantly in renal disease। तो हमारे पास जो है वो फिल्ट्रेशन 125 ml जो है वो 1 मिनट में फिल्ट्रेशन हो रही होती है ग्लोमेरुलस के थ्रू, जिसमें ब्लड की फिल्ट्रेशन है, और इसी ब्लड में जो है वो ड्रग जो है वो मिक्स होकर जाती है। लिपिड सॉल्युबिलिटी एंड पीएच डू नॉट इन्फ्लुएंस द पैसेज ऑफ ड्रग इनटू ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। तो जो लिपिड सॉल्युबिलिटी है या लिपोफिलिसिटी है ड्रग की, और जो पीएच है वो फिल्ट्रेशन के प्रोसेस को जो है वो इन्फ्लुएंस नहीं करता बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये जो है वो आगे जाके फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से आगे जब हम एक्सक्रीशन की बात करेंगे तो वहाँ पे जो है वो ये चीज़ें मैटर करती हैं। However, variation in GFR and protein binding of drug do affect this process। तो अल्टीमेटली जो फिल्ट्रेशन हो रही है, जो एक्सक्रीशन का हमारे पास जो है वो ऑलमोस्ट फर्स्ट स्टेप है, वो फिल्ट्रेशन जो है वो किस चीज़ से ज़्यादा इफेक्ट होती है, या तो हमारा जो है वो ब्लड फ्लो के किडनीज की तरफ जो है वो ब्लड फ्लो कितना ज़्यादा है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट कितना ज़्यादा है, 125 ml है या उससे कम है, ठीक है। तो 1 मिनट में अगर 125 ml से कम है तो इट मीन्स के लीवर जो है, जो किडनीज हैं वो किसी ना किसी सफरिंग में इन्वॉल्व हैं, किसी ना किसी डिजीज़ का जो है वो शिकार है। तो इसकी वजह से हमारा जो है वो फिल्ट्रेशन कम हो रही है। जब फिल्ट्रेशन कम होगी तो कम ड्रग जो है वो हमारी बोमेन कैप्सूल में जाएगी और वहाँ से जो है वो अल्टीमेटली लूपा फैन ले और उसमें से जो है वो एक्सक्रीशन के लिए रेडी होगी।
एक ये फैक्टर जो है वो डिपेंड करता है, और अल्टीमेटली प्रोटीन बाइंडिंग जितनी ज्यादा होगी उतना ड्रग के लिए जो है वो फिल्टर करके बोमेन कैप्सूल में या बोमेन स्पेस में आना मुश्किल हो जाएगा। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं कि हमारे पास जो है वो ड्रग बाइंडिंग, प्रोटीन बाइंडिंग और अल्टीमेटली ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट जो है वो हमारे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के प्रोसेस को अफेक्ट या इन्फ्लुएंस जो है वो करता है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूलर सेक्रीशन। सेक्रीशन क्या होता है और रीअब्जॉर्प्शन क्या होता है? रीअब्जॉर्प्शन का तो आपको आइडिया होगा कि हमारे पास जो है वो जो कैपिलरीज यहाँ से ग्लोमेरुलस कैप्सूल में जो है वो ब्लड सप्लाई देने के बाद आगे मूव कर गई हैं, ठीक है, अब वो नेफ्रॉन के साथ साथ मूव कर रही हैं। तो नेफ्रॉन में कोई ऐसी चीज या कोई ऐसी ड्रग जो हमने बॉडी से एक्सक्रीट आउट अभी नहीं करवानी, तो वो हमारे पास क्या होगी, वो रीअब्जॉर्ब होके वापस जो है वो इन कैपिलरीज में या इस वेजर एक्टा में जो है वो आ जाएगी, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं ये रीअब्जॉर्प्शन होगी किसी भी ऐसी चीज की जिसको हमने बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं करवाना। जैसे हम ग्लूकोज की रीअब्जॉर्प्शन की बात करते हैं तो वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो रीअब्जॉर्ब होकर दोबारा से ब्लड वेन्स में या ब्लड कैपिलरीज में आ जाता है। अब यही ड्रग जो हमने कहा कि यहाँ पे जो है वो फिल्ट्रेशन होकर बोमन कैप्सूल का पार्ट बन गई, लेकिन कुछ ड्रग जो है वो ब्लड वेसल में ही वापस चली गई, उन आर्टरीज में जो है वो वापस चली गई जो हमारे इसको नेफ्रॉन को जो है वो ड्रग जो है वो प्रोवाइड करती हैं। अब इसमें हमारे पास जो है वो लेट्स सपोज कुछ ड्रग है जो अभी भी बाकी बची हुई है और कुछ ड्रग जो है वो यहाँ पे हमारे पास पोर्शन में आ गई है, ठीक है, नेफ्रॉन में। तो जो नेफ्रॉन में ड्रग आई है वो हमारे पास कंसंट्रेशन में बहुत ज्यादा है। तो छोटी कंसंट्रेशन से या कम कंसंट्रेशन से हमने ज्यादा कंसंट्रेशन की तरफ जाना है तो हमें एक्टिव जो है वो एक्टिविटी यूज करनी पड़ेगी, या हमें एटीपी जो है वो यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हमने जो है वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ लेके जाना है अपनी चीजों को। तो प्रॉक्सिमल डिस्ट्रीब्यूटर सिक्रीशन, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूलर सिक्रीशन की अगर हम बात करें तो इसको हम डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास जो है वो स्टेप 1 पे हमने देखा कि फ्री ड्रग जो है वो एंटर होती है, उसकी फिल्ट्रेशन होती है और वो हमारे नेफ्रॉन में एंटर हो जाती है, ठीक है, जो भी ड्रग हमारे पास जो है वो ब्लड में एग्जिस्ट कर रही होती है। अब वो आर्टरीज या वो आर्टरियोल्स जो ब्लड को लेके हमारे नेफ्रॉन की तरफ आती हैं उनको हम कहते हैं एफरेंट आर्टरियोल्स, ठीक है। एफरेंट आर्टरियोल्स ए से, जैसे एफरेंट न्यूरॉन्स हैं, इफरेंट न्यूरॉन्स हैं, तो एफरेंट आर्टरियोल्स जो लेके आ रही हैं ब्लड को कहाँ पे, नेफ्रॉन की तरफ या बोमेन कैप्सूल की तरफ। अब वही जो आर्टरियोल्स हैं वो यहाँ पे ब्लड फिल्टर के लिए मतलब छोड़ के जितना ब्लड फिल्टर होता है वो हो जाएगा, बाकी का ब्लड जो है वो इफरेंट आर्टरियोल्स के थ्रू, ठीक है, इफरेंट आर्टरियोल्स जहाँ जो आर्टरीज या जो आर्टरियोल्स हमारे ब्लड को लेके वापस जो है वो जाती हैं मतलब पूरे सिस्टेमिक सर्कुलेशन में। तो एफरेंट जो लेके आ रही हैं जो मतलब हमारी किडनीज की तरफ आ रही हैं और इफरेंट जो किडनी से दूर जा रही हैं। तो अब जो इफरेंट आर्टरियोल्स हैं वो हमारी किडनी के साथ साथ या नेफ्रॉन के साथ साथ जो है वो पास आउट करती हैं, ठीक है, वेसा रेक्टा जो है वो वहाँ पे बनती है और अल्टीमेटली उसके अंदर से जो है वो एक्टिव सिक्रीशन हो रही होती है, ठीक है। अब एक्टिव सिक्रीशन जो है वो किस तरह से, रीअब्जॉर्प्शन में हमने कहा कि हमारी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में जो है वो ड्रग के डिफरेंट पार्टिकल्स हैं या जैसे ग्लूकोज के पार्टिकल्स हैं, अमीनो एसिड्स के पार्टिकल्स हैं जिनको हमने बॉडी के अंदर दोबारा से रीअब्जॉर्ब करवाना होता है कि इनकी जो है वो ज़रूरत बॉडी में है, इनको हम एक्सक्रीट नहीं कर सकते, तो उस टाइम पे हमारे पास जो है वो रीअब्जॉर्प्शन हो रही होती है। और उसी का बिल्कुल अपोजिट के अगर हमारी एफरेंट ए से एफरेंट आर्टरियोल्स जो हैं वो नेफ्रॉन की तरफ आई, वहाँ से फिल्ट्रेशन हुई, कुछ फ्री ड्रग जो है वो फिल्टर होकर नेफ्रॉन का पार्ट बन गई और वो जो ब्लड सप्लाई आर्टरियोल्स की फॉर्म में यहाँ पे आई थी वो ब्लड सप्लाई जो है वो फिल्ट्रेट मतलब इसको जो है वो इनफ ड्रग देने के बाद निकल गई। अब ये है इफरेंट आर्टरियोल्स, लेकिन इफरेंट आर्टरियोल्स में अभी भी जो है वो ड्रग की कंसंट्रेशन अच्छी खासी मौजूद है, ठीक है, क्योंकि सारी की सारी जो है वो वहाँ पे फिल्ट्रेट नहीं हो सकी। तो अब जो कंसंट्रेशन यहाँ पे अभी भी मौजूद है उस कंसंट्रेशन को एक्टिवली जो है वो यहाँ से वापस नेफ्रॉन में भेजना, उसको हम कहते हैं कि एक्टिव सिक्रीशन ऑफ ड्रग। तो एक्टिवली हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है ड्रग की वो अब कम है और ड्रग की कंसंट्रेशन फिल्ट्रेट के थ्रू ऑलरेडी जो है वो अच्छी खासी नेफ्रॉन में पहुंच चुकी है। तो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट या कम कंसंट्रेशन से ज्यादा कंसंट्रेशन की तरफ भेजना, उसको हम कहेंगे एक्टिव सिक्रीशन। तो इसमें हम देख लेते हैं कि इसमें हमारे पास जो है वो क्या डिटेल लिखी हुई है। ड्रग्स डेट वर नॉट ट्रांसफर्ड इनटू ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट लीव द ग्लोमेरुलाई थ्रू इफरेंट आर्टरियोल्स, ठीक है, एफरेंट आर्टरियोल्स के थ्रू जो है वो ड्रग और हमारे पास जो है वो फ्री फॉर्म में ड्रग जो है वो ब्लड के थ्रू ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन के लिए आती है और जब वो फिल्ट्रेट सारा होके ब्लड जो है वो वहां से निकलता है तो उसमें जो ड्रग अब्जॉर्ब नहीं हुई वो इफरेंट आर्टरियोल्स के थ्रू किडनी से जो है वो दूर जाती है, विच डिवाइड टू फॉर्म अ कैपिलरी प्लेक्सिस सराउंडिंग द नेफ्रॉनिक ल्यूमन इनटू द
प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, ठीक है। तो वो हमारे पास जो है वो प्लेक्सिस बना लेता है सारे नेफ्रॉन के इर्द गिर्द। सेक्रीशन प्राइमरली अकर्स इन द प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स बाय टू एनर्जी रिक्वायरिंग एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स, के हमारे पास जो है वो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में दो एटीपी की बेस पे चलने वाले हमारे पास जो है वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स होते हैं, एक कैटाइंस के लिए पॉजिटिव आइंस के लिए और एक जो है वो एनाइंस के लिए नेगेटिव आइंस के लिए, ठीक है। तो इस तरह के हमारे पास जो है वो जो वीक एसिड्स की जो डीप्रोनेटेड फॉर्म में ड्रग्स होती हैं उसको जो है वो हम सेक्रीट करवाने के लिए या एक्टिवली सेक्रीट करवाने के लिए जो हमारे पास एनर्जी बेस्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है वो एनाइंस के लिए है। और अगर हम जो है वो प्रोटोनेटेड वीक बेसिस की बात करें तो उनको जो है वो सेक्रीट करवाने के लिए, तो सेक्रीशन का जो है वो पर्पस क्या है, सेक्रीशन में हम कह रहे हैं कि वो ब्लड सप्लाई जो कहाँ से गुजरी थी, जो अल्टीमेटली हमारे जो है वो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन को फिल्ट्रेट देने के बाद वापस जा रही थी, तो उसमें ड्रग जो मौजूद थी उसको एक्टिवली हम नेफ्रॉन में या उसको प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में जो है वो लेके आते हैं। तो उससे मूवमेंट ऑफ ड्रग पार्टिकल्स फ्रॉम आर्टरियोल्स या इफरेंट आर्टरियोल्स टूवर्ड्स नेफ्रॉन, वो हमारे पास जो है वो सेक्रीशन है। और नेफ्रॉन में से जो है वो मूवमेंट ऑफ ड्रग पार्टिकल्स इनटू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन या इनटू द एफरेंट आर्टरियोल्स, वो हमारे पास जो है वो रीअब्जॉर्प्शन का मैकेनिज्म होता है, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो आप ध्यान में रखिए तो आपको जो है वो ज़्यादा अच्छे से इसकी समझ आ जाएगी। देन हमारे पास जो है वो दस कंपटीशन बिटवीन ड्रग्स फॉर दिस कैटेगरी कैन अकर विद इन स्पोर्ट सिस्टम, के हमारे पास जो है ये एनर्जी बेस्ड स्पोर्ट्स ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, लेकिन इसके लिए जो है वो ड्रग्स का कंपटीशन हो सकता है। प्री मैच्योर इन्फेंट्स एंड न्यूनेट्स हैव एन इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ट्यूबुलर सेक्रेटरी मैकेनिज्म दस मे रिटेन सर्टेन ड्रग्स इन द ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। तो इसमें हम कह रहे हैं कि हमारे पास जो है वो जो प्री मेच्योर बेबीज होते हैं जिनमें अभी किडनीज जो है वो फुली ग्रोन नहीं होते, तो उसमें जो है वो ये सेक्रेशन वगैरह नहीं हो सकती, तो इसलिए जो है वो ड्रग रिटेन कर सकती हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट के थ्रू ही। देन हमारे पास नेक्स्ट जो है वो डिस्टल ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन, के हमारे पास जो है वो ट्यूब्यूलर लेवल पे या डिस्टल लेवल पे जो है वो रीअब्जॉर्प्शन हो रही होती है, ठीक है। उस रीअब्जॉर्प्शन को जो हमारे पास यहाँ से नेफ्रॉन में से जो है वो होके वापस ब्लड सर्कुलेशन में जो है वो जाती है, तो उसको हम कहते हैं रीअब्जॉर्प्शन। तो उसको समझने के लिए हम जो है वो ये पैसेज पढ़ेंगे। एज अ ड्रग मूव्स टुवर्ड्स distal convoluted tubule, its concentration increases and exceeds that of perivascular space, ठीक है। तो हमारी जो ड्रग है जैसे जैसे वो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की तरफ आती है उसकी कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज होती जाती है। द ड्रग इफ अनचार्ज्ड में डिफ्यूज आउट ऑफ द नेफ्रॉनिक ल्यूमन, अनचार्ज का मतलब है कि उस पर अभी कोई चार्ज नहीं है, कोई ऐसी ड्रग जो मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट नहीं हुई थी, जिसका अभी मेटाबॉलिज्म नहीं हुआ था, जो अभी पोलर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुई थी। और पोलर फॉर्म में कन्वर्ट ना होने का मतलब है कि वो अभी न्यूट्रल है, वो अभी जो है वो नॉन पोलर है, बिल्कुल उस पर कोई चार्ज नहीं आया, क्योंकि मेटाबॉलिज्म में हम जो है वो चार्ज ही इंड्यूस करवाते थे। तो अगर किसी ड्रग पे चार्ज नहीं आया लेकिन फिर भी वो फिल्टर हो के ब्रोमन कैप्सूल में या नेफ्रॉन में चली जाती है, तो अब वो जो है वो लिपोफिलिक ड्रग है, वो अभी भी सेल मेम्ब्रेन्स को क्रॉस कर सकती है। तो वो क्या करेगी, वो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल का जो है वो सेल मेम्ब्रेन क्रॉस करेगी और अल्टीमेटली ब्लड कैपिलरीज का सेल मेम्ब्रेन क्रॉस करके तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में दोबारा आ जाएगी, बैक इनटू सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो उसमें जो है वो यही है, द ड्रग इफ अनचार्ज्ड में डिफ्यूज आउट ऑफ नेफ्रॉनिक ल्यूमन बैक इनटू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो उसके लिए जो है वो ड्रग का अनचार्ज होना जरूरी है। मैनिपुलेटिंग द यूरिन पीएच टू इंक्रीज द फ्रैक्शन ऑफ आयोनाइज्ड ड्रग इन द ल्यूमन मे बी डन टू मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ बैक डिफ्यूजन एंड इंक्रीज द क्लियरेंस ऑफ अनडिजायरेबल ड्रग। अब इसमें हम कह रहे हैं कि अगर हम जो है वो यूरिन की पीएच को अपनी मर्जी से थोड़ा सा चेंज कर लें तो हम जो है वो ड्रग की एक्सक्रीशन को, बॉडी से एलिमिनेशन को जो है वो ज़्यादा इन्हांस कर सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं कि हमारी जो है वो नेफ्रॉन में से वापस ब्लड कैपिलरीज में या ब्लड सर्कुलेशन में जो है वो ड्रग का आना, उसको हम कहते हैं रीअब्जॉर्प्शन। तो उसके लिए जो है वो ड्रग लिपोफिलिक जितनी ज़्यादा होगी, जितनी ज़्यादा उसमें जो है वो इसमें अनचार्ज होगी, उतनी ज़्यादा जो है वो इसमें अब्जॉर्ब होके तो ज़्यादा से ज़्यादा ड्रग जो है वो आ जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर हम जो है वो बात करें, जब हमने अब्जॉर्प्शन की बात की थी तो हमने कहा था कि वीक एसिडिक ड्रग जो हैं वो एसिडिक इन्वायरमेंट में ज़्यादा अच्छे से अब्जॉर्ब होती हैं, ठीक है। वीक एसिडिक ड्रग जो है वो एसिडिक इन्वायरमेंट में ज़्यादा अच्छे से अब्जॉर्ब होती हैं। तो अगर हम वीक एसिडिक ड्रग को कोई ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें जो एसिडिक नहीं है बल्कि बेसिक है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि वो नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म की बजाय आयोनाइज्ड फॉर्म में हमारी ड्रग जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी और आयोनाइज्ड
फॉर्म में जो ड्रग है वो हमारी जो है वो रीअब्जॉर्ब होना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो लिपोफिलिक नहीं रहेगी, तो उस अल्टीमेटली जो है वो बॉडी में रीअब्जॉर्ब नहीं होगी और सिस्टेमिक सर्कुलेशन का दोबारा से पार्ट नहीं बन पाएगी। ठीक है, तो उसके लिए हम कहते हैं कि अगर हमारे पास जो है वो कोई ऐसी ड्रग जिसको हम कहते हैं कि वीक एसिडिक ड्रग है और उसकी हमारे पास जो है वो कोई एक्यूमुलेशन हो गई है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अ पेशेंट प्रेजेंटिंग विद फिनोबार्बिटॉल, फिनोबार्बिटॉल जो है वो वीक एसिडिक ड्रग है, उसकी अगर हमने ओवरडोज दे दिया, कैन बी गिवन बाइकार्बोनेट, उसको हम जो है वो बाइकार्बोनेट दे सकते हैं। बाइकार्बोनेट जो है वो क्या है, वो बेसिक इन नेचर है, वो हमारी पीएच को जो है वो इंक्रीज करेंगे, उसको अल्कलाइन बनाएंगे, बेसिक बनाएंगे, विच अल्कलाइनाइजेस द यूरिन एंड कीप्स द ड्रग आयोनाइज, तो ड्रग को जो है वो नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म से आयोनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और ड्रग का जो है वो आयोनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट होने का मतलब है कि वो डिफरेंट आयंस में कन्वर्ट हो गया, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो अब जो है वो हाइड्रोफिलिक हो गई या ड्रग, वो यूरिन में मिक्स होकर रहेगी, लेकिन वो मेम्ब्रेन्स को क्रॉस करने की उसमें कैपेसिटी जो है वो कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो इस तरह से हम जो है वो अपने यूरिन की पीएच को चेंज करके एसिडिक से बेसिक और बेसिक से एसिडिक करके हम जो है वो कोई वीक एसिड या वीक बेस ड्रग जो है उसकी ओवरडोज को कंट्रोल कर सकते हैं। देन हमारे पास जो है वो रोल ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म, मेनी ड्रग्स आर लिपिड soluble and without chemical modification would diffuse out of tubular lumen when drug concentration in the filtrate become greater than that in perivascular space, के अगर हमारे पास जो है वो फिल्ट्रेशन होने के बाद ड्रग की एक अच्छी खासी कंसंट्रेशन जो है वो यहाँ पे नेफ्रॉन में इकट्ठी होना शुरू हो जाती है, तो उसके लिए जो है वो बाहर निकलना, डिफ्यूज आउट करना जो है वो ज़्यादा आसान हो जाता है अलॉन्ग दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के। हायर कंसंट्रेशन से जो है वो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ड्रग रीअब्जॉर्ब होना शुरू हो जाती है। टू मिनिमाइज दिस रीअब्जॉर्प्शन, इस रीअब्जॉर्प्शन को जो है वो मिनिमाइज करने के लिए, कम से कम करने के लिए, ड्रग्स आर मॉडिफाइड प्राइमरली इनटू द लीवर इनटू मोर पोलर सब्सटेंसेस विया फेज 1 एंड फेज 2 रिएक्शंस। ठीक है, जो हमने डिटेल से देखे हैं कि हमारे पास जो है वो फेज 1 रिएक्शन होता है, उसमें हमारी ड्रग जो है वो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट होती है। पोलर ड्रग का मतलब है कि वो मेम्ब्रेन्स में से गुजर नहीं सकेगी, तो उसकी मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन होगी नेफ्रॉन में जाके, तो अल्टीमेटली वो यूरिन का पार्ट बन के तो बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगी। द पोलर और आयोनाइज्ड कॉन्जुगेट्स आर अनएबल टू बैक डिफ्यूज आउट ऑफ किडनी ल्यूमन। ठीक है, क्योंकि वो लिपोफिलिक नहीं रहेंगे, तो जब वो लिपोफिलिक नहीं रहेंगे वो अल्टीमेटली हमारे पास जो है वो उनकी डिफ्यूजन नहीं हो सकेगी। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो एक ड्रग जो है वो यहाँ से आ रही है, जो हमने मतलब एक्सक्रीशन का सारा प्रोसेस देखा, उसकी समरी देखें तो एक ड्रग जो है वो यहाँ से फिल्टर होके आ रही है। अब जो ब्लड कैपिलरीज जो है वो ड्रग को यहाँ पे लेके आई थी, वही ब्लड कैपिलरीज जो है वो ड्रग को आगे लेके जा रही है, तो कुछ ड्रग अभी भी जो है वो कैपिलरीज में रह जाएगी, आर्टरियोल्स में रह जाएगी, तो वो ड्रग यहाँ से जो है वो अगेन हमारे पास जो है वो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में या नेफ्रॉन का पार्ट बन रही है, इसको हम कहते हैं सेक्रीशन। यहाँ पे जो है वो सेक्रीशन हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो ड्रग जो जब यहाँ पे अच्छी खासी कंसंट्रेशन में जो है वो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में या प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में जो है वो इकट्ठी होना शुरू हो जाएगी, तो यहाँ से वो दोबारा रीअब्जॉर्ब हो सकती है, जिसको हम कहते हैं पैसिव रीअब्जॉर्प्शन के। यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो ज़्यादा कंसंट्रेशन से अगेन जो है वो वेसा रेक्टा में या हमारे पास जो है वो जो इफरेंट आर्टरीज यहाँ से गुजर रही होंगी, उनमें जो है वो ड्रग दोबारा से वापस चली जाएगी। तो इसको हम जो है वो मिनिमाइज करने के लिए हम कहते हैं कि हम अपनी ड्रग को मेटाबॉलाइट्स में कन्वर्ट करते हैं, उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उसको आयोनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ताकि उसकी जो है वो यहाँ से डिफ्यूजन पॉसिबल ना रहे। ठीक है, तो उसमें फेज 1 फेज 2 मेटाबॉलिज्म होगा, आयोनाइज्ड और पोलर मेटाबॉलाइट्स जो है वो यहाँ से पास आउट नहीं कर सकते। सो मेजर हमारे पास जो है वो ड्रग क्लियरेंस हो रही है कहाँ पे, किडनीज के थ्रू, लेकिन किडनीज के अलावा जो है वो ड्रग की एक्सक्रीशन या क्लियरेंस के जो डिफरेंट रूट्स हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। ड्रग क्लियरेंस में आल्सो कर विया इंटेस्टाइन्स, बाइल, लंग्स एंड ब्रेस्ट मिल्क। ठीक है, ये सारे वो रूट्स हैं जिनके थ्रू जो है वो ड्रग क्लियरेंस हो सकती है। ड्रग्स that are not absorbed after oral administration or drugs that are secreted directly into the intestine or into bile are eliminated in the feces। ठीक है, तो ये जो ड्रग्स हैं जिनकी बहुत ज़्यादा जो है वो अब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती, तो अल्टीमेटली ये ड्रग्स जो हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन से जो है वो फीसिस के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। The lungs are primarily involved in the elimination of anesthetic gases। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि हमने जब एनेस्थीसिया देना होता है, किसी भी पेशेंट को सर्जरी के लिए बेहोश करना होता है, तो उसको हम जो है वो गैसेस इनहेल करवाते हैं, ताकि उस गैस को यूज़ करके हम इसको जो है वो अच्छे से जो है वो एनेस्थीसिया जो है वो पहुंचा सके। तो वो जो गैसेस हम इनहेल करवाते हैं वो कुछ टाइम के बाद जब वो अपना एक्शन कर रही होती हैं, तो वही गैसेस जो हैं वो एक्सहेलेशन का प्रोसेस, या जब एक्सहेल कर रहे होते हैं उस एक्सहेलेशन प्रोसेस के साथ साथ जो है वो बॉडी से रिमूव होना शुरू हो जाती हैं।
Elimination of drug in breast milk may expose the breastfeeding infant to medication or metabolites being taken by the mother and is a potential source of undesirable side effects to the infant. तो अगर हम जो है वो किसी मतलब हमारे पास जो है वो लिटरेचर के अकॉर्डिंगली कोई ड्रग है जो ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू या इस तरह से जो है वो बॉडी से क्लियर हो रही है या उससे एलिमिनेट हो रही है, तो उसके लिए हमें फोकस करना पड़ेगा कि हमारे पास जो है वो उसमें इन्फेंट के लिए या न्यू नेट्स के लिए जो है वो उसके कोई ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट्स ना हो। Excretion of most drugs into sweat, saliva, tears and skin occurs only to a small extent. लेकिन कुछ ड्रग्स हैं जिनकी जो है वो एक्सक्रीशन या बॉडी से एलिमिनेशन इन रूट्स के थ्रू भी हो सकती है, ठीक है। तो स्वेट के थ्रू हमारे पास जो है वो ड्रग्स की, सलाइवा के थ्रू, फिर जो है वो टीयर्स के थ्रू। सलाइवा में मतलब हमें जो है वो अगर हमने कोई टैबलेट ली या कोई मेडिसिन खाई तो उसका काफ़ी देर तक हमें जो है ना वो अजीब सा टेस्ट फील होता है, तो वो उसमें सलाइवा में जो एक्सक्रीशन हो रही होती है या एलिमिनेशन हो रही होती है उसकी वजह से होता है। Total body clearance and drug half-life are important measures of drug clearance that are used to optimize drug therapy and minimize toxicity. तो total body clearance का जब तक हमें आइडिया नहीं होगा तब तक हम जो है वो बॉडी में जो डोज है वो मैनेज नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें जो है वो टोटल बॉडी क्लियरेंस का आइडिया होना चाहिए कि टोटल एलिमिनेशन जो है वो ड्रग की कितनी हो रही है और उसको हम जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल बॉडी क्लियरेंस is the sum of all clearance from drug metabolizing and drug eliminating organs। तो जो ड्रग मेटाबोलाइज कर रहे हैं उन ऑर्गन्स के थ्रू और जो ड्रग को एलिमिनेट कर रहे हैं या एक्सक्रीट कर रहे हैं उन ऑर्गन्स, सारे ऑर्गन्स का जो है वो सम जो होगा वो हमारे पास टोटल बॉडी क्लियरेंस होगी। द किडनी इज द मोस्ट मेजर ऑर्गन ऑफ एलिमिनेशन। लिवर आल्सो कंट्रीब्यूट्स टू ड्रग क्लियरेंस थ्रू मेटाबॉलिज्म। लिवर जो है वो मेटाबॉलिज्म के थ्रू अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा होता है। किडनीज जो है वो एलिमिनेशन या एक्सक्रीशन के थ्रू अपना कंट्रीब्यूशन दे रही होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो लीवर बाइल में भी एक्सक्रीशन करवा रहा होता है। टोटल क्लियरेंस इज कैलकुलेटेड एज फॉलोइंग इक्वेशन। तो क्लियरेंस टोटल हमारे पास क्या होगी, क्लियरेंस हेपेटिक प्लस क्लियरेंस ऑफ रीनल प्लस क्लियरेंस ऑफ पल्मोनरी या एयर पैसेजवेज प्लस क्लियरेंस ऑफ एनी अदर रूट। तो सारे रूट्स के थ्रू जो क्लियरेंस हो रही है उन सारों का जो सम होगा वो हमारे पास टोटल क्लियरेंस होगा। Whereas clearance hepatic plus clearance renal are typically the most important, क्योंकि जो किडनीज हैं वो एक्सक्रीशन में मेजरली इन्वॉल्व हैं, जो लीवर है या हेपेटिक सिस्टम है वो मेटाबॉलिज्म में जो है वो मेजरली इन्वॉल्व है। देन हमारे पास जो है वो क्लिनिकल सिचुएशंस क्या होंगी रिजल्टिंग इन चेंजेस इन ड्रग हाफ लाइफ। अगर हमारी ड्रग जो है उसकी हाफ लाइफ चेंज हो रही है तो हमने जो है वो काफ़ी फैक्टर्स देखे जिन फैक्टर्स की बेसिस पे जो है वो ड्रग हाफ लाइफ चेंज हो रही है, ठीक है। अगर हमारी किडनी जो है उनको ब्लड सप्लाई ठीक से नहीं पहुंच रही, ब्लड सप्लाई ठीक से नहीं पहुंच रही, तो उनको जो है वो एक्सक्रीशन के लिए ड्रग जो है वो अच्छे से नहीं मिल रही, तो ड्रग की हाफ लाइफ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। अगर हमारी ड्रग का मेटाबॉलिज्म जो है वो ठीक से नहीं हो रहा है या कम हो रहा है तो उसकी हाफ लाइफ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, वो ज़्यादा देर तक बॉडी के अंदर स्टे करेगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैनिफेस्ट करती हैं किसी भी क्लिनिकल सिचुएशन को। व्हेन अ पेशेंट हैज़ एन abnormality that alters the half life of a drug, adjustment in dosage is required, ठीक है। अगर तो हाफ लाइफ उसकी ज़्यादा हो रही है तो हम नेक्स्ट डोज जो है वो जो 4 घंटे के बाद देनी थी उसको 6 या 8 घंटे के बाद कर देंगे। तो इस तरह से हमें जो है वो डिफरेंट चेंजेस करनी पड़ती हैं। पेशेंट्स हु मे हैव एन इंक्रीज इन हाफ लाइफ इंक्लूड दोज विद, अब इंक्रीज्ड हाफ लाइफ जो है वो किन किन सिचुएशंस में आ सकती है। डिमिनिश्ड रीनल और हेपेटिक ब्लड फ्लो, के हमारा जो है वो किडनीज की तरफ या लीवर की तरफ जो है वो ब्लड फ्लो बहुत कम हो जाए, तो उसमें क्या होगा, जैसे कि मतलब कार्डियोजेनिक शॉक में होता है, हार्ट फेलियर में होता है या किसी भी हेमरेज में जहाँ पे हमारे पास जो है वो बहुत सारा फ्लूइड या ब्लड जो है वो वेस्ट हो जाता है। तो जब ब्लड फ्लो जो है वो किडनीज की तरफ या रीनल सिस्टम की तरफ जो है वो कम होगा तो क्या होगा, मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं होगा, एक्सक्रीशन प्रॉपर नहीं होगी, ठीक है। तो उसकी वजह से जो है वो उस ड्रग की उस पेशेंट में जो है वो हाफ लाइफ ज़्यादा हो जाएगी। नंबर 2 हमारे पास जो है वो क्या है, डिक्रीज्ड एबिलिटी टू एक्सट्रैक्ट ड्रग फ्रॉम प्लाज्मा फॉर एग्जांपल इन रीनल डिजीज। तो क्या होगा कि अगर हमें जो है वो रीनल डिजीज है या नेफ्राइटिस या कोई इन्फ्लेमेशन है नेफ्रॉन में, तो जो एक्सक्रीशन वहाँ पे हो रही थी और अल्टीमेटली जो फिल्ट्रेशन हो रही थी वोमेन कैप्सूल में, वो फिल्ट्रेशन ठीक से नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो उसमें जो है वो ड्रग को ब्लड से एक्सट्रैक्ट करने की या फिल्टर करने की जो एबिलिटी थी वो कम हो जाएगी, और उस एबिलिटी के कम होने की वजह से क्या होगा कि मिनिमम ड्रग जो है वो बॉडी से एक्सक्रीट होगी, क्योंकि बहुत थोड़ी ड्रग जो है वो फिल्टर होके नेफ्रॉन का पार्ट बनेगी और उसकी वजह से जो है वो एक्सक्रीशन भी कम होगी। तो जब एक्सक्रीशन कम होगी तो अल्टीमेटली हमारी ड्रग जो है वो ज़्यादा देर तक बॉडी में स्टे करेगी और अल्टीमेटली उसकी हाफ लाइफ इंक्रीज होगी।
नंबर 3 हमारे पास डिक्रीज्ड मेटाबॉलिज्म, के अगर हम जो है साथ में कोई ऐसी ड्रग दे रहे हैं जो हमारे उन एंजाइम्स को ब्लॉक कर रही है जिन एंजाइम्स ने उस ड्रग को मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट करना था या उसका मेटाबॉलिज्म करवाना था, तो उसमें क्या होगा कि हमारी ड्रग का मेटाबॉलिज्म जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। ड्रग का मेटाबॉलिज्म डिक्रीज होने से क्या होगा कि हमारी ड्रग जो है वो मेटाबोलाइज नहीं हो रही, मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट नहीं हो रही, वो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो रही, वो बॉडी से एक्सक्रीट नहीं फिर हो रही। तो अगर जो है वो मेटाबॉलिज्म डिक्रीज होगा तो अल्टीमेटली ड्रग जो है वो एक्सक्रीट नहीं होगी, वो ज़्यादा देर तक बॉडी में स्टे करेगी और हाफ लाइफ जो है वो इंक्रीज होगी। व्हेन अ कॉम्बिनेंट ड्रग इनहिबिट्स मेटाबॉलिज्म, और ठीक है इसकी एग्जांपल जो है वो ऐसी है कि हमने दो ड्रग्स इकट्ठी दी, तो किसी एक ड्रग ने जो है वो हेपेटिक इनसफिशिएंसी जो है वो कॉज की, या फिर जो है वो मेटाबॉलिज्म इनसफिशिएंसी कॉज की। एज विद सिरोसिस, जैसे सिरोसिस में होता है कि हमारा जो है वो लीवर कंप्रोमाइज्ड होता है, लीवर जो है उसका कुछ पोर्शन डैमेज हो चुका होता है, तो उसमें जो है वो जारी बात है जो इंजाइम्स मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होंगे वो इंजाइम भी कंप्रोमाइज होंगे, तो अल्टीमेटली उसकी वजह से हमारे पास जो है वो मेटाबॉलिज्म डिक्रीज हो जाता है। दीज पेशेंट में रिक्वायर अ डिक्रीज इन डोजेज और लेस फ्रीक्वेंट डोजिंग इंटरवल, यहाँ तो इनकी हमें जो है वो डोज कम करनी पड़ेगी, लाइक 500 mg है तो उसको 400 mg में